हेलो दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस करा था कुछ चीज़ें जो मैं आपको याद दिला दूं। मिरर फॉर्मूला की बात करी थी मैंने आपसे, मैग्नीफिकेशन की बात करी थी। तो जो हमने थ्योरी पढ़ी उससे रिलेटेड मैंने आपसे दो क्वेश्चन कराए थे। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ, थ्योरी पढ़ो लेकिन थ्योरी के बाद जो फॉर्मूलाज हैं उनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने ज़रूर आपको आने चाहिए। क्योंकि अगर आपने थ्योरी पढ़ी और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करे तो वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो वही प्रैक्टिस कराने के लिए मैं यहाँ पे इस लेक्चर में आपसे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, डिस्कस करूंगा, और उसके अंदर जो भी हमने थ्योरीज पढ़ी थी अभी तक रिफ्लेक्शन के बेसिस पे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और जो भी पॉइंट्स जैसे जैसे क्वेश्चन में आते जाएंगे मैं सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करता रहूँगा। तो बस आपको वो सुनना है, और जो ये क्वेश्चन दे रहा हूँ पहले खुद ट्राई करना, हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होए तो वीडियो पॉज करके आगे प्ले करना। ठीक, तो ये जो दो क्वेश्चन है इसके आगे और क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो लास्ट इस वीडियो के लेक्चर के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। ठीक, मैंने आपको क्या नोटेशन बताया था कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसको हम u से डोनेट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, उसके बाद और क्या देखा है, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। देखो क्वेश्चन में फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस सब दे रखा होगा, लेकिन आपको देखना क्या है कि मिरर कौन सा है। अभी हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मिरर यहाँ पे क्या है, देखो कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में याद करो इमेज कैसी बनती थी, ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे हो इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बन रही होती थी। ठीक, और जो फोकल लेंथ थी वो कैसे लेते थे हम, पॉजिटिव। क्यों लेते थे, क्योंकि जो उसका फोकल लेंथ था, हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो फोकल लेंथ हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट का है उसमें लाई करता था। जैसे ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, तो यहाँ पर इस रिफ्लेक्ट हो जाती थी लाइट और यहाँ से आती हुई दिखाई देती थी। ठीक, तो ये जो फोकस है इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में होता था, तो वही हम यहाँ पे फोकल लेंथ लिखते हैं। फोकल लेंथ F से डिनोट करेंगे, ये होगी +12 सेंटीमीटर, और कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव हो जाएगी। ठीक, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म, मतलब आपको क्या निकालना है, V निकालना है। V मतलब इमेज डिस्टेंस या इमेज की पोजीशन। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, याद होगा आप सबको। तो इसको जरा हम सॉल्व करें तो कुछ इस तरीके से आता है, 1/v + 1/u = 1/f। अच्छा, एक और बात देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने आपसे क्या कहा था, ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट में लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर हम लेफ्ट में ले रहे हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, -8 सेंटीमीटर। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट, अगर तुम फिगर रे डायग्राम याद करो, क्वेश्चन दे रखा है जो थ्योरी में पढ़ाया है रे डायग्राम, वो सोचो कि एक्चुअली में क्या बन रहा होगा और कैसे होगा इसका सिस्टम। देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो हमारा फोकल लेंथ यहाँ पर है। ठीक, ये 12 सेंटीमीटर मान लो, तो फोकल लेंथ ये है, सेम यहाँ पे एक और फोकस होगा 12 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस और पॉल के बीच में, तो इमेज यहाँ पे बन रही होती अगर आपको याद हो अच्छे से। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, लेफ्ट साइड में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 1/v मुझे निकालना है, -1 यहाँ पर, अब जैसे मैं इसे ऐसे करता हूँ। ठीक, यहाँ पे प्लस का साइन है, मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव रखा, -8 = 1/12 प्लस का। ठीक, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/v - 1/8 = 1/12, तो 1/v मेरा आ गया 1/12 + 1/8। इसको सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे, 24 एलसीएम आया, 2 + 3 5/24। ठीक, तो यहाँ पर मेरा v आया 5/24। अब मुझे एक्चुअल में क्या निकालना है, v, तो v क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो 24/5 आ गया मेरा इमेज डिस्टेंस। ठीक, तो क्या क्या इस क्वेश्चन में समझने की चीजें थी आपके पास। कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चन में भी डिस्कस करा है। सेम यहाँ पर ये हुआ, मिरर फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है,
और क्या चीजें, और इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव लेना है। और क्या देखना है कि इमेज डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया है मतलब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म्ड होगी। और हमने थ्योरी में क्या पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कुछ भी हो, इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनती है। तो वही चीज यहाँ पे भी सेम हो रही है, यानी कि हमने क्वेश्चन ठीक करा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर अ कॉनकेव मिरर, अब देखो यहाँ पे क्या है, मिरर कॉनकेव मिरर है, वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू 24 सेंटीमीटर, यानी कि नेगेटिव यू। समझ में आ गया नेगेटिव क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट के अपोजिट होता है, ठीक। और इमेज डिस्टेंस देखो क्या दे रखा है, इमेज डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला था, मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला था, मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, -v/u था। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव इमेज डिस्टेंस 12 और यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -24 मैं पुट करता हूँ, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और मेरा जो मैग्निफिकेशन आएगा वो आएगा 1/2। तो ये जो दो क्वेश्चंस थे बहुत सिंपल थे। अब थोड़े जो कॉम्प्लेक्स है, घुमा के क्वेश्चन देते हैं या दोनों को कोरिलेशन का देखते हैं, रे डायग्राम का या जो न्यूमेरिकल है उससे कुछ देखते हैं क्वेश्चन। मेरे पास अब ये एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सेम इसका जो कंसेप्ट है जो पीछे मैंने क्वेश्चन कराया था उस पर बेस्ड है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दे रखा है आपको, u 10 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक, वहां पर भी कॉन्वेक्स मिरर था तो कोरिलेट कर पा रहे हो गया। कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि जो फोकल लेंथ पे हमारा अपीयर करता है लाइट डाइवर्स या कन्वर्स करने का, तो वो राइट साइड वाला फोकल लेंथ करता है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने फोकल लेंथ लिया f प्लस का 15 सेंटीमीटर। हमें बताना है पोजीशन, ठीक। उस क्वेश्चन में हमें नेचर नहीं बताना था, हमें बस इमेज डिस्टेंस बतानी थी। इस क्वेश्चन में क्या है, पोजीशन बतानी है और नेचर भी बताना है। तो जो पोजीशन है उसी से हम नेचर का पता लगा सकते हैं। एक जनरल रूल भी हम पता कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो वैसे वैसे प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हम खुद की कुछ चीज़ें समझते हैं कि यार ऐसा होता है तो इसका आंसर कुछ ऐसा आ रहा होगा, या फिर इसका नेचर ऐसा है या इसका साइन पॉजिटिव है तो यार इसका नेचर ये आ रहा होगा। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद कुछ कंक्लूड करेंगे हम लोग प्रैक्टिस करके, वो देखेंगे आगे, ठीक। तो यहाँ पर हम जैसे अगर इमेज पोजीशन निकालते हैं, इमेज पोजीशन क्या होती है हमारी, v क्वेश्चन मार्क। देखो तीन चीजें दिख रही हैं आपको, सिंपल पता चल रहा है क्या लगेगा, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पर मेरे को इमेज डिस्टेंस निकालना है, प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10, फोकल लेंथ क्या है 1/15, ठीक। इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ये नेगेटिव -1/10 हो जाएगा, तो 1/v माइनस 1/10 इज 1/15, ठीक। और अगर इस 1/10 को इधर लेके जाए तो फोकल लेंथ आ जाएगी 1/15 प्लस 1/10, एलसीएम लेते हैं 32 प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे आ गया 5/30। जब हमें अगर इमेज डिस्टेंस निकालनी हो तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 5/30 का रेसिप्रोकल क्या होगा 30/5, यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो इमेज का डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ये आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने सारा नोटेशन जो है सही यूज करा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लिया है क्योंकि हमेशा नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ एक कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है, 15 लिया है। और मेरा जो इमेज डिस्टेंस जब मैंने सॉल्व करा तो मेरे पास आ रहा है पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम क्या देख रहे हैं कि अगर मेरा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है तो जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। तो जो नेचर है इमेज का
वो अगर इमेज डिस्टेंस है उससे पता लगाया जा सकता है, साथ में मैग्निफिकेशन से पता लगा सकता है। लेकिन सबसे मेन क्या है, इमेज डिस्टेंस, क्योंकि मैग्निफिकेशन भी तो यही है -v/u। ये जो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी उससे मैग्निफिकेशन बदलेगा। लेकिन अगर मेरा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है तो इमेज मेरी वर्चुअल और इरेक्ट होगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव आया तो इसीलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज विल बी फॉर्म। तो ये मेरा नेचर है इमेज का। ठीक, आगे क्वेश्चन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, इसको देखते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर है 50 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, ठीक है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर सो एज टू फॉर्म इट्स इमेज एट इंफिनिटी। देखो क्वेश्चन करना तो आसान है, लेकिन सबसे पहले क्या है कि उसे समझना कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है। बोर्ड्स में बच्चे ये ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि वो जो क्वेश्चन दिया है वो उसे समझते नहीं है, बस आंसर लिख देते हैं और उन्हें समझ नहीं आता हमने तो इतना भर दिया पेज, हमें तो नंबर मिल ही जाएंगे। क्वेश्चन पहले समझो कि क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है। साथ में लिखा है जस्टिफाई और आंसर। ये जो क्वेश्चन है वो CBSE 2012 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चन है कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, 3 मार्क्स का आता है क्वेश्चन या 4 मार्क्स का आ जाता है कभी कभी। तो ये जो क्वेश्चन है इसको समझते हैं। इसमें क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे कई बार हम C से डिनोट करते हैं या फिर कई बुक्स इसे R से डिनोट करती हैं, ठीक। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हमारा फोकल लेंथ होता है। ये हमें पता है कि जो फोकल लेंथ होता है किसी भी मिरर का वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, यानी कि 25 सेंटीमीटर हमारी क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अब ये पूछ रहा है कॉनकेव मिरर है और पूछता है कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे ताकि इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म्ड हो। अब ये क्वेश्चन कितना ट्रिकी पूछा है। आपको मिरर फॉर्मूला आता है, मैग्निफिकेशन पता है, पर क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। थ्योरी में क्या था कि किस तरीके से मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ तो इमेज की पोजीशन चेंज हो रही थी। तो इसको जस्टिफिकेशन देने के लिए मैं आपको याद दिला देता हूँ जो मैंने बताया था कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट किसी कॉनकेव मिरर के सामने फोकल लेंथ पर पोजीशन है, फोकल लेंथ ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो इमेज फॉर्म थी वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है। तो फोकल लेंथ मैंने पहले ही निकाल लिया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी मेरी इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म्ड होगी। तो मैं यहाँ पे अगर जस्टिफाई करना है तो रे डायग्राम बना के दिखा सकता हूँ। किस तरीके से, ये रे पैरेलल गई तो पास किससे होगी, फोकस से, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, ठीक, ये फोकस से पास हो रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये था। और ये जो दूसरी लाइन है वो क्या है, इससे रिबाउंड होके रिट्रेस करेगी। तो ये जो दोनों लाइंस है, पहले ये पैरेलल गई फोकस से पास हो रही है, दूसरी लाइन क्या है अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाती है। अब हमें क्या पता है, पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो जब ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी, इन्फिनिटी पे, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके कहीं पे ये इंटरसेक्ट कर भी सकती है, नहीं तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी, इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, ठीक। तो जो रे डायग्राम का कंसेप्ट था कॉनकेव मिरर का, कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे पोजीशनड है तो इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म्ड होगी। तो इस क्वेश्चन में बोर्ड में ये ट्रिकी क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बस जो कंसेप्ट थे वो लगाने थे। सिंपल क्वेश्चन था, 25 सेंटीमीटर आंसर आना था, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं थी, बस जो हमारा दिमाग था, जो थ्योरी हमने पढ़ी है वो इम्प्लीमेंट करनी थी इस क्वेश्चन में। आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो एक और क्वेश्चन है वो देखते हैं। When an object is placed at a distance of 60 सेंटीमीटर, ठीक, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर रखने पर एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के सामने जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हुई है वो 1/2 है। मैग्निफिकेशन यहाँ पे 1/2 प्रोड्यूस हुई है। तो कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखें ताकि मैग्निफिकेशन 1/3 हो जाए। तो ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा जो मिरर फॉर्मूला है और जो मैग्निफिकेशन है हम अलग अलग यूज़ करते थे।
तो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो दोनों चीजें हैं वो आपस में मिली जुली हैं, तो एक चीज को लेके आपको दूसरी चीज फाउंड करनी है, उसके बाद जो 1/3 के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो इसको पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मान लो मैंने ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पे रखा तो इमेज का मैग्नीफिकेशन 1/2 आ रहा है, मतलब इमेज हाफ साइज की हो जा रही है। अब क्या कह रहा है कि अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो कि जो मेरा मैग्नीफिकेशन है वो 1/3 आ जाए। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये कह रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखते हैं u1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर 60 सेंटीमीटर, नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। पहले बता दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में लेना है क्योंकि वो लेफ्ट साइड में रखते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के अपोजिट में होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक। कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है तो हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा फोकल लेंथ, तो सबसे पहले क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना होगा। अच्छा, फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें दे क्या रखा है, हमें एक चीज क्या देखिए, मैग्नीफिकेशन दे रखी है m, मैग्नीफिकेशन 1/2 दे रखी है, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि जब इमेज का डिस्टेंस u1 था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u1 है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u1 था, तो हम मान लेते हैं कि उस टाइम पर इमेज डिस्टेंस v1 होगा, ठीक। v1 हमें नहीं पता, हमें पता है कि अगर फोकल लेंथ निकालनी है तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। तो हमारे पास इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होनी चाहिए, तभी जो ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर दिया है इसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, अच्छा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। अब इस केस में मेरा जो इमेज डिस्टेंस है वो v1 होगा और u1 होगा, तो यहाँ से आसानी से अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरा इमेज डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, -v1/u1 = 1/2 -v1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, -60, ठीक। तो यहाँ से मेरा जो इमेज डिस्टेंस आया वो क्या है, ये माइनस माइनस कैंसिल, 60 को इधर भेजेंगे तो मेरा इमेज डिस्टेंस आएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक। अब मेरे पास क्या आ गया, इमेज डिस्टेंस आ गया। जब मैग्नीफिकेशन मेरा 1/2 होगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 है तो इमेज डिस्टेंस क्या रहा होगा यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, तो ये मेरा आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ निकालेंगे तभी तो इमेज डिस्टेंस से और जो हमारा मैग्नीफिकेशन है उससे आएगा। अच्छा ठीक है, आप फोकल लेंथ निकालते हैं। तो मिरर फॉर्मूला अगर हम यूज करें, मिरर फॉर्मूला में क्या था, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक। इमेज डिस्टेंस के लिए यहाँ v1 है, u1 है और फोकल लेंथ f1 है। देखो कभी भी मैं यहाँ पर दो नोटेशन लेके चल रहा हूँ, एक लूंगा f1 f2। आपको ध्यान में क्या रखना है कि एक कोई भी मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ होती है, या हम आगे अगर देखेंगे लेंस भी पढ़ेंगे तो फोकल लेंथ जो होती है किसी भी मिरर की या लेंस की वो हमेशा कांस्टेंट होती है। अब फोकल लेंथ कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि उसमें भी तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, सीधी सी बात है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट है, इसीलिए मेरा फोकल लेंथ कांस्टेंट होता है। मतलब जो फोकल लेंथ की वैल्यू होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ भी हो, इमेज डिस्टेंस कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की मदद से जो है हमारा इमेज डिस्टेंस चेंज हो रहा होगा, लेकिन जो फोकल डिस्टेंस है वो या फोकल लेंथ है हमेशा कांस्टेंट आएगी, ठीक। तो उसे सॉल्व करने के लिए क्या, इमेज डिस्टेंस क्या है, 1/30 माइनस 1/60। अब देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस को लिख दिया, प्लस का यहाँ -60 लिखता तो -60 माइनस प्लस माइनस हो जाता, ये आ गया 1/4, ठीक। एलसीएम लेते हैं, 60 2 - 1 1/4। तो यहाँ पर हमारा जो फोकल लेंथ आया f1 आ गया मेरा, ये 1/60 यानी कि 60 सेंटीमीटर आएगा। अच्छा, तो ये जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर था इसकी फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर आई है, ठीक है।
और मुझे क्या दे रखा है कि अगर मैग्निफिकेशन 1/3 हो, अच्छा मैं इसे m1 मान लेता हूँ और जो दूसरी मैग्निफिकेशन है वो 1/3 हो गई, ठीक है। तो इस केस में m2 क्या है, 1/3 है, तो m2 और जो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -v2/u2, ठीक। ये v2 u2 क्या है, जो मेरा मैग्निफिकेशन 1/3 दे रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, ये एक्चुअली में वो दोनों है, ठीक। तो यहाँ से मैं इन दोनों में कोई रिलेशन निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो मैं अगर यहाँ नेगेटिव लूँ तो मेरा जो v2 है थ्राइस v2 इज इक्वल टू u2, ठीक है, ये आ गया। अच्छा ये जो रिलेशन है, अब देखो फोकल लेंथ किसी भी मिरर की मैंने आपसे बोला कांस्टेंट होगी, तो जो फोकल लेंथ मेरे मैग्निफिकेशन 1/2 के लिए थी, तो वही मेरी फोकल लेंथ मैग्निफिकेशन 3 में जो 2 वाले के लिए होगी। तो मैं अगर दोबारा से मिरर फॉर्मूला लूँ तो 1/v2 प्लस 1/u2 इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। देखो यहाँ पर जो वेरिएबल है क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, मुझे नहीं पता ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, मुझे नहीं पता इमेज डिस्टेंस क्या है, तो हम इस केस में सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे। कैसे, जो इमेज डिस्टेंस है, अगर मेरे को पता चल गया कि इमेज डिस्टेंस क्या है तो मेरे को पता लग जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है। तो हम यहाँ पे अगर इमेज डिस्टेंस निकालते हैं 1/v2, अच्छा देखो यहाँ पे v2 हो गया और u2 की जगह 3v2 लिख सकता हूँ मैं। और फोकल लेंथ क्या है, अगर ये फोकल लेंथ f2 मान लूँ तो मैंने आपसे क्या कहा, फोकल लेंथ कांस्टेंट होती है किसी भी मिरर की या फिर लेंस की, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लूँ कि जो f1 निकाला और जो ये f2 मैंने लिया है, एक्चुअली में f2 बराबर f1 है 60 सेंटीमीटर के, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब 1/f2 आ गया 1/62, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या बचा है 1/v2, तो इसको सॉल्व करें। 1/v2 मैं कॉमन ले लूँ, 1 + 1/3 1/60, 3 एलसीएम लेंगे तो 4/3 आ जाएगा, 4/3 = 1/60, ठीक। ये 3 इधर भेजेंगे और 4 डिवाइड में भेजेंगे, ठीक है। तो मेरा जो 1/v2 है, देखते रहना, कुछ ज़्यादा कोई जादूगर वाला काम नहीं है यहाँ पे, मेरा v2 आएगा 1/80, ठीक। तो v2 आ गया 80 सेंटीमीटर, ठीक। अब अगर मुझे पता चल गया इमेज डिस्टेंस क्या है, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं पुट कर दूँ v2 की वैल्यू, तो मेरी आ जाएगी 240 सेंटीमीटर, ठीक। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूलेज एक दूसरे में पुट कर रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन भी जनरेट हुई होगी। आराम से समझ जाए, कुछ नहीं सोचना। मैं दोबारा से इसे समराइज करता हूँ, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर पर मेरा मैग्निफिकेशन 1/2 आ रहा था। अब आपसे कहा गया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रखूं कि मेरा मैग्निफिकेशन 1/3 आ जाए। तो इस केस में पहले मैंने क्या निकाला, जो इमेज डिस्टेंस था वो मैग्निफिकेशन से निकाला, उससे फोकल लेंथ निकाली। फोकल लेंथ कांस्टेंट होगी चाहे मेरा ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन 1/2 हो या 1/3 हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो फोकल लेंथ निकाला था वो सेम यहाँ पे रखा। यहाँ से इमेज डिस्टेंस मैंने सब्स्टिट्यूशन से निकाला, क्योंकि ये जो चीज़ थी वो मुझे दे रखी थी कि m2 1/3 है, तो बताओ कि इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो इमेज डिस्टेंस निकाली, उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने यहाँ पे निकाल ली। क्वेश्चन लेंथी था, समझने की जरूरत है, एग्जाम में आएगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स 6 मार्क्स इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको जो हमारे क्वेश्चंस थे रिफ्लेक्शन के ऊपर, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, जो हर टाइप के थे मैंने सभी टाइप के करा दिए आपको क्वेश्चन। अभी भी आपको कोई डाउट है या किसी टाइप में प्रॉब्लम है तो कमेंट करके या मेरे पर्सनल नंबर पे आप पूछ सकते हो मुझसे कि क्या जो कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था, इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो हमारा मेन पार्ट था राइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, जो दो पार्ट थे, अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे रिफ्लेक्शन डिस्कस करा था।
रिफ्लेक्शन में क्या था, पॉलिश सरफेस थी, रे ऑफ लाइट जा रही है तो जो ऑब्जेक्ट है वो उसमें पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्ट कर रहा है, दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉलिश सरफेस होना जरूरी है, ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी। तो जो रिफ्रैक्शन है, अब है तो वर्ड सिर्फ आर ए और एल ई का वर्ड जो है ये रिफ्रैक्शन आ गया है हमारे पास, और वो रिफ्लेक्शन है। तो जो दोनों में फ़र्क है वो क्या है, इसको बहुत छोटी छोटी चीज़ों से समझते हैं। देखो, अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो हमारे केस में क्या था कि मिरर रखा है, इस तरीके से होता था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने रखा, ऐसे गया, फोकस से पास हुआ, ठीक, और जो दूसरी लाइन है वो उससे रिट्रेस करेगी अगर इसका हम बढ़ा दें, ठीक है, तो ऐसे कहीं इमेज दूर जाके बन रही थी, ठीक, ये सब केस हो रहा था। तो रिफ्लेक्शन के केस में जो एक चीज आती है मीडियम की, ठीक है, मीडियम का मतलब क्या है, मीडियम का मतलब कि कोई भी साधन या कोई जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसफर है वैसे मीडियम होता है। तो जो लाइट जिस चीज से गुजर रही है वो मीडियम है, मतलब वैक्यूम हो सकता है, एयर हो सकती है जो हम आसपास देखते हैं, यहाँ पर लाइट जो है एयर में ट्रैवल कर रही है, वाटर में भी लाइट ट्रैवल करती है, पेट्रोल, केरोसिन। तो जो लाइट है वो जितने मेरे ट्रांसपेरेंट हैं या ट्रांसलूसेंट भी है उनसे ट्रैवल करती है, ठीक, ग्लास स्लैब हो सकती है, प्रिज्म है जो आगे देखेंगे चैप्टर में, ठीक। तो ये जो सारे मीडियम है, हमने रिफ्लेक्शन में क्या बात करी थी, जो मीडियम था वो एयर था। रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होते हैं, मीडियम चेंज होने से ही जो चीज़ें बदलने में आती है कि जो अपीयर करना चाहिए ऑब्जेक्ट का साइज, कई बार उसका डेप्थ मतलब गहराई, वो सब चीज़ें चेंज होती है। तो वो सब जो चीज़ें चेंज आ रही हैं उसका मतलब क्या है, उसे समझने के लिए पहले आपको क्या समझना होगा कि रेयरर और डेंसर मीडियम का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का मैं हटा दूँ, ये मीडियम थे आपके, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे बोला रेयरर और डेंसर, ठीक है। तो रेयरर का मतलब क्या, हल्का, या जिसका जो मीडियम है उसमें अगर हम पार्टिकल्स पे बात करें तो पार्टिकल्स कम है, स्पेस ज़्यादा है, जैसे बहुत दूर दूर पार्टिकल्स। अब आपसे क्या डिस्कस करा था मैंने कि लाइट क्या है मेरी, लाइट इज ए वेव ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल नेचर भी आ रहा है, वेव नेचर भी आ रहा है, कि जब पार्टिकल्स वेव की फॉर्म में या वेव के फंक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, वेव की तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स, ठीक, तो वो लाइट थी हमारी। तो लाइट में वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी था। तो जो ये मेरा पार्टिकल नेचर है, तो रेयरर के केस में पार्टिकल में स्पेस ज़्यादा है तो लाइट आसानी से ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अगर आप मान लो, और डेंसर के केस में क्या, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, बहुत पास पास पार्टिकल्स हैं, ठीक। तो डेंसर में क्या, पार्टिकल्स बहुत पास पास है, रेयर में कम है। तो अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं, अब यहाँ पे एक स्पीड ऑफ लाइट टर्म आती है, हमने स्टार्टिंग क्लास में पढ़ा होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम जो पढ़ा है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक, ये होती है। अच्छा, ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये वेरी करती है हर किसी में अलग अलग, कि कोई मीडियम में लाइट अलग है, इस टेम्परेचर पे लाइट की स्पीड अलग है, या फिर दूसरे मीडियम में वाटर में स्पीड अलग है। तो ये जो लाइट की स्पीड में वेरिएशन आ रहा है हमें वो समझना है कि रेयरर के केस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। अगर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं तो उसका मतलब क्या है कि जो लाइट अगर ट्रैवल करेगी तो लाइट क्या है, आसानी से ट्रैवल करेगी, स्पीड ज़्यादा होगी। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो यहाँ पे स्पीड आसानी से कम टाइम के लिए रहेगी, और दूसरा डेंसर के केस में स्पीड कम हो जाएगी। तो इसे अगर हम लिखें तो स्पीड ऑफ लाइट रेयर के केस में ज़्यादा होगी, और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट डेंसर के केस में डिक्रीज कर जाएगी। तो ये जो स्पीड है लाइट की चेंज कर रही है कि यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर कम है।
तो इसी की वजह से मेरे जो लाइट की डायरेक्शन है उसमें चेंज आता है और उसी से हम ऑब्जर्व करते हैं रेयरफेक्शन को। इसको अगर डेली लाइफ में देखें, जो स्पीड ऑफ लाइट की बात है, कि अगर हम एक ग्लास लें और उसमें वाटर फिलअप करें और हमने यहाँ पर एक लेमन रखा है इसके नीचे, ठीक, अगर हम साइडवेज से देखें तो हमें लेमन जो है थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है, और अगर ऊपर से देखें तो जो लेमन है एक्चुअली यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक। तो ये जो डेली लाइफ में हम चीज़ें देख रहे हैं क्या, कि अगर लाइट, अब देखो मैंने क्या कहा था कि लाइट से ही हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट है हम वो देख पा रहे हैं, कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है उस वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हम देख पा रहे हैं। तो इसी गिलास के अंदर लाइट आ रही होगी, तो जो ये लाइट आ रही है इसके अंदर, तो जब हमारा एयर में है तो तेज ट्रेवल कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, लेकिन जब वाटर में ट्रांसफ़र कर रही होगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर गई है तो इसमें क्या होगा, बेंडिंग आएगी। एक वर्ड आया है यहाँ पर, बेंडिंग। बेंडिंग हो सकती है या डिफ्लेक्ट करेगी। डिफ्लेक्ट बता दें क्यों करेगी, क्योंकि स्पीड की, लाइट की स्पीड में चेंज आ जाता है। अगर लाइट की स्पीड में चेंज आ गया तो हमारी लाइट बेंडिंग करेगी या उसकी डायरेक्शन जो है प्रोपेगेशन की, लाइट जैसे आगे बढ़ रही है वो चेंज करेगी। तो हर अलग अलग चीज़ों में हम ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे हमने लेमन का ऑब्जर्व करा कि इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो हमने बताया कि बेंडिंग हो जाती है, तो वो इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है हमें लगता है ऊपर हो रहा है, ठीक। तो ये जब चीज़ें देखेंगे तो रे डायग्राम में अच्छे से समझेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि जो लॉज हैं या फिर जो रेक्टेंगुलर स्लैब है या ग्लास स्लैब हम पढ़ते हैं या प्रिज्म पढ़ते हैं, तो वो सब चीज़ें। अब हम यहाँ पर डिफ्रैक्शन ऑफ जो लाइट है, ठीक, मैंने आपसे डिस्कस करा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। चेंज इन पाथ ऑफ ए लाइट रे एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने क्या बोला कि अगर मेरी लाइट की पाथ में चेंज आ रहा है, चेंज क्यों आ रहा था, अभी हमने बात करी रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, पार्टिकल्स की बात करी, तो उन पार्टिकल्स की वजह से ही जो लाइट रे का जो रास्ता है या पाथ है उसमें चेंज आ रहा है, ठीक। तो जो चेंज है उसका रीज़न समझ में आना बहुत ज़रूरी है, और जो रीज़न समझ में आ गया उसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह रहे हैं, कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक। रिफ्लेक्शन के केस में एक ही मीडियम होता था, यहाँ पर क्या है, 2 या 3 भी मीडियम हो सकते हैं, हम देखते हैं आगे, ठीक। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि अगर मेरी, जैसे मान लो ये मेरी इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे है, तो अगर हम ध्यान से देखें इस डायग्राम को तो एक्चुअली में इंसिडेंट रे मेरी ये आई, इसका जो पाथ था वो ये था कि ये वाला पाथ है, ठीक है, दिख रहा है सीधा सीधा कि ये लाइन ऐसे सीधी चली गई, ठीक। तो इसका पाथ ये होना चाहिए था, लेकिन जब मीडियम रेयर से डेंसर हुआ तो जो ये लाइन है वो रिफ्रैक्ट कर गई, रास्ता चेंज हो गया। रिफ्रैक्टेड रे ये है, जो रास्ता था ये वाला अब वो इसमें चेंज हो गया, इसे हम रिफ्रैक्टेड रे कह रहे हैं। यहाँ पर जो एंगल है नॉर्मल के साथ ये जो लाइन बना रही है इंसिडेंट, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये वाला जो एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर मान लेते हैं, ठीक। अच्छा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पाथ था मेरी इंसिडेंट रे का वो ये था, लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे क्या है, यहाँ बेंड हो गई, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, डेंसर से रेयर मीडियम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा ये पूरा होगा, ठीक है, और ये मेरी इंसिडेंट रे है, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है मतलब यहाँ स्पीड क्या होगी, ज़्यादा स्पीड का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा है रेयर के केस में, डेंसर में गैप कम है, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। मतलब सीधा समझो आप कि आप अगर मान लो मार्केट में जा रहे हो, मार्केट में अगर कम लोग हैं या भीड़ कम है तो आप आसानी से तेज जाओगे, जल्दी जाके अपना सामान ले आओगे,
लेकिन अगर आप एक डेंस क्राउड में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आपको जैसी जो भीड़ जा रही है वैसे ही आपको उसकी स्पीड में चलना होगा, धीरे धीरे आराम से। तो सेम यहाँ लाइट के केस में हो रहा है। अगर रेरर में हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम जल्दी जाके अपना काम कर लेंगे, लेकिन डेंसर में क्या है, स्पीड चेंज हो जाएगी या रास्ता बदल जाएगा या धीरे धीरे हम चलेंगे। तो इस धीरे के चक्कर में क्या है, यहाँ पे देखो लाइट का जो रास्ता है या रिफ्लेक्टेड रे जो है बदल गई। ठीक, तो ये जो हमारा रास्ता बदला, तो यहाँ पर मैंने जो नॉर्मल लाइन बोली है, ये जो लाइन है वो नॉर्मल लाइन है, जो कि इस प्लेन के, जो ये मीडियम के बीच का प्लेन है, उसके बीच में जो ये नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है 90 डिग्री एंगल पे, उसकी तरफ हुई है। मतलब कि जो रिफ्रैक्शन हुआ है वो क्या है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। रिफ्रैक्शन इज टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब रिफ्रैक्शन नॉर्मल की डायरेक्शन में हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि स्पीड जो है लाइट की स्लो हुई है। इस केस में देखें तो ये डेंसर से रेयर में जा रहा है, यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हुआ है, देखो पाथ ये था, रिफ्रैक्शन ऐसे हो गया तो नॉर्मल से अवे हुआ है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, रिफ्रैक्शन अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक, तो ये जो दो चीजें हमने ऑब्जर्व करी, ये चीज आ गई। ठीक है, अच्छा, जैसे हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, उसमें क्या था कि अगर कोई पॉलिश सरफेस पे आता है लाइट ऑफ रे, तो वो क्या है, रिफ्लेक्ट कर जाती थी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते थे। तो क्या इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर होंगे? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ और, यहाँ पे दिख रहा है कुछ और, कि रेरर के और डेंसर में अलग है और डेंसर टू रेरर अलग चीज है। तो जो लॉ ऑफ, यहाँ पर अगर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, तो जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते थे, तो जो पहली स्टेटमेंट है वो काफी हद तक सेम ही है। देखो, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की जो पहला लॉ था वो क्या था, कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल सेम प्लेन पे लाई करती है, वो भी सेम ही है। यहाँ पर स्टेटमेंट में देखो अंदर क्या है, एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस। देखो इंटरफेस से जो कुछ वर्ड्स हैं आपको हर बुक्स में मिलेंगे। एनसीईआरटी में कुछ बुक्स का वर्ड अलग होगा, किसी दूसरे बुक में देखोगे तो वर्ड अलग होगा, मतलब सेम होता है। इंटरफेस मतलब देखो ये एक मीडियम है, दूसरा मीडियम ये है, तो उसके बीच में जो ये इंटरफेस की लाइन है, ठीक है, तो नॉर्मल टू द इंटरफेस मतलब कि इस इंटरफेस के नॉर्मल। ठीक, और कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है यहाँ पर, कि जो ये इंसिडेंट रे है यहाँ पर इंसिडेंट कर रही है, तो इस पॉइंट पर जो नॉर्मल है ये लाइन किसके, एट द इंटरफेस ऑफ मीडिया, मीडिया के इंटरफेस पे नॉर्मल जो है वो सेम प्लेन पे लाई करती है। सेकंड लॉ देखें, सेकंड लॉ क्या है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर लाइट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। देखो यहाँ पर मैंने आपको मीडियम लिखा है, यहाँ पर मैंने मीडिया लिखा है। देखो मीडियम का मतलब क्या है, कि मीडियम मतलब सिंगल है, मीडिया मतलब अगर प्लूरल फॉर्म आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड है तो कई बार कंफ्यूजन होता है, अब ये मीडिया क्या आ गया, यहाँ मीडियम क्यों नहीं लिख सकते, तो मीडियम का जस्ट प्लूरल फॉर्म मीडिया है। तो गिवन पेयर ऑफ मीडिया मतलब ये जो दो मीडियम्स दे रखे हैं मेरे को, उसके लिए जो मेरा साइन ऑफ एंगल आई है और साइन ऑफ एंगल आर। अब ये साइन क्या है, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन है साइन थीटा कॉस थीटा, वही है। यहाँ पे थीटा की जगह एंगल आई है और आर है, ये मेरा होता है कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि हर मीडियम को हम स्पीड ऑफ लाइट से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, कि यहाँ पर म्यू अभी हम आगे देखेंगे, जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एक्चुअली में स्पीड का रेशियो ही है। जो हम स्पीड डिस्कस कर रहे हैं कि रेयर मीडियम में ज़्यादा होगी, डेंसर मीडियम में कम हो जाएगी, तो इनका जो रेशियो आया है वही मेरा म्यू है। तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों बोला गया, क्योंकि एक्चुअली में ये मेजर करता है, क्या मेजर करता है,
क्या नापता है कि कितनी बेंडिंग होगी या फिर किस तरीके से जो स्पीड है उसके रेशियो में कितना चेंज आएगा। तो ये जो मेरा साइन आई और साइन आर है वो मेरा कांस्टेंट है, इसे हम म्यू बोलते हैं, इसे ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी है स्नेल्स लॉ। तो ये भी हमें दिमाग में रखना है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है स्नेल्स लॉ बताओ, तो हमें नहीं पता होता स्नेल्स लॉ क्या है, क्योंकि हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है, तो इसीलिए हमें पता है कई बार स्नेल्स लॉ डायरेक्ट पूछता है। तो एक्चुअली में वो जो सेकंड लॉ है मेरे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का, उसी को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो साइन आई और साइन आर कांस्टेंट है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से स्पीड जो अलग अलग मीडियम में है हमारी लाइट की, या जो ट्रैवल कर रहा है दूसरे डेंसर मीडियम में, रेयर मीडियम में, वो किस तरीके से देख रहा है। अभी इतना देखना है, रेयर से डेंसर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। और जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है, क्वेश्चन पहले खुद करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो सारे टॉपिक्स या सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो सारे मैं करा दूँगा आपसे। बस आपको इसी तरीके से पढ़ते रहना है जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो, और हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़रूर हमारा जो फीडबैक है वो दीजिए। थैंक यू।